कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 3 लोकतांत्रिक इतिहास। ये आपकी तीसरी इकाई लोकतांत्रिक इतिहास और आपकी पुस्तक का 31वां अध्याय है। इसका नाम जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं। इसके अंतर्गत हम लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, जिसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले हैं, उस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस अध्याय या चैप्टर पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जिनका अध्ययन हमें करना है। वैसे तो इसमें जाति, धर्म और लैंगिक जो देश में भेदभाव है, वो हमारे लिए किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं हो सकती, न तो देश हित में, न समाज हित में, और न ही राजनैतिक स्थिति में ये उचित है। जैसा कि इस समय भेदभाव चल रहा है, वो एक अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। तो आइए हम लोग इस पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो इस पे कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है, और आज हम उसी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यान देकर पढ़ें और नोट्स बनाएं इन प्रश्नों के उत्तर को याद रखें। चलो चलते हैं पहले प्रश्न पर। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? लैंगिक असमानता का आधार है प्रचलित रूढ़ छवियां तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। तो जो लैंगिक भेदभाव है, उसका मूल कारण जो सामाजिक रूढ़वादिता या रूढ़ छवियां हैं, रूढ़ मान्यताएं हैं, वही लैंगिक असमानता का मूल कारण हैं। अशिक्षा भी इसको बढ़ावा देता है। औरत की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चे के लालन पालन करने की है। यह बात किस विभाजन से झलकती है? तो स्पष्ट है कि जो इनको काम दिया गया है कि आपको बस यही काम करने हैं, तो यह बात श्रम के विभाजन से झलकती है। यानी श्रम भी लैंगिक अनुसार विभाजित कर दिया गया है समाज द्वारा। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को क्या कहा जाता है? उसे नारीवाद कहा जाता है। नारीवाद में यही है कि औरत और मर्द को समान अधिकार और अवसर मिले। ये नारीवाद जो है, इस पर बल देता है। सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? वो लैंगिक असमानता है। वो असमानता बिल्कुल आपको हर जगह दिखाई देगा। स्त्री पुरुषों में जो भेद होता है, वो हर जगह दिखाई देगा। भारत में 2001 में राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या था? तो 2001 में 933 था, जो 11 में जनगणना में
940 हो गया है। 2001 में भारत के किन राज्यों में लिंगानुपात 800 से भी कम है? तो वो इसकी चर्चा हमने एक बार की थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां महिलाओं की संख्या 800 से भी कम है। 800 का मतलब 800 प्रति हजार पुरुष। भारत में 2001 में हिंदू धर्मावलंबियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो 80.5% लोग हिंदू धर्मावलंबी थे। श्रम के लैंगिक विभाजन से क्या आशय है? काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और बाहर का काम पुरुष करते हैं। नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये आंदोलन जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाए गए थे वो नारीवादी आंदोलन कहे जाते हैं। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? ये कथन महात्मा गांधी का है। उसका कारण ये है कि राजनीति क्या है? लोगों के द्वारा लोगों के मध्य होती है, जनता भी होती है और जनता का कोई न कोई धर्म तो होगा ही और जो उसके साथ हमेशा बना रहता है। तो राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानूनों को क्या कहते हैं? वो पारिवारिक कानून है। चाहे विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो, ये सब पारिवारिक कानून हैं। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। नारीवाद एक विचार है जो यह कहता है कि स्त्रियों को भी समाज में वही स्थान प्राप्त हो जो पुरुषों को प्राप्त है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से इतने पीछे क्यों हैं? तो जो यहाँ क्या सामाजिक ढांचा है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पुरुष प्रधान समाज है तथा शिक्षा व आर्थिक उन्नति के अवसरों की कमी के कारण यहाँ की औरतें यानी भारत की औरतें पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। पितृसत्तात्मक समाज कौन सा होता है? पितृसत्तात्मक समाज वह समाज होता है जो पुरुष प्रधान होता है तथा परिवार का शासन पिता के हाथों में होता है। नगरीकरण किसे कहते हैं? जब ग्रामीण लोग गांवों से किन्हीं कारणों से शहरों की ओर जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। वैसे ये तो है ही है कि जब ग्रामीण के लोग शहरों की तरफ जाने लगते हैं तो ये नगरीकरण की प्रक्रिया है, परंतु शुद्ध रूप से नगरीकरण जब किसी ग्रामीण या कस्बे को किसी ग्रामीण क्षेत्र को कस्बे के रूप में या कस्बे को शहर के रूप में, शहर को महाशहर के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो शुद्ध रूप से नगरीकरण कहलाता है। लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? किसी क्षेत्र में 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे लिंगानुपात कहा जाता है। 2001 में भारत का लिंगानुपात 927 था, तो 2011 में 940 हो गया है। पारिवारिक कानूनों का क्या अर्थ है? पारिवारिक कानून वे कानून हैं जो पारिवारिक मसले जैसे विवाह, गोद, तलाक, उत्तराधिकार आदि को हल करता हो, वो पारिवारिक कानून कहलाता है। रंग भेद नीति से क्या अभिप्राय है? दक्षिणी अफ्रीका सरकार द्वारा 1948 ईस्वी में 1994 ईस्वी तक
बहुसंख्यक अश्वेतों को सत्ता से दूर रखने के लिए बनाई गई नीति रंगभेद नीति कहलाती है। तो रंगभेद नीति को आप समझ गए हैं। जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने वाले दो समाज सुधारकों के नाम बताइए। तो वो उसमें से आप बता सकते हैं ज्योतिबा फूले और ईवी रामास्वामी पेरियार। ये समाज सुधारक हैं जो जातिगत भेदभावों से मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे। खासकर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए इन्होंने आंदोलन किया था और जो रूढ़वादी धार्मिक विचार था उसका खंडन किया था। जातिवाद के हमारे समाज पर पड़ने वाले दो प्रभाव बताइए। देखिए, जातिवाद राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है। जातिवाद धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा डालता है। जातिवाद से क्या अभिप्राय है? जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकेर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिवाद कहा जाता है। विश्व के किन्हीं देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो उन देशों में स्वीडन, नॉर्वे तथा फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों का जो है महिलाओं की भागीदारी का स्तर जो है काफ़ी ऊंचा है इन देशों में। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? जब राजनीति में और धर्म की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो इसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। जब राजनीति में और धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दिखाई जाए या दर्शाई जाए या आस्था जताई जाए तो इसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। सर्वधर्म समभाव शब्द से क्या अभिप्राय है? मानवता के प्रति मैत्री भाव रखते हुए विश्व कल्याण हेतु स्वधर्म पालन करना तथा अन्य धर्मों का आदर सम्मान करना ही सर्वधर्म समभाव है, जो कि एक बहुत अच्छी विचारधारा है। भारत में जाति ने किन तरीकों से राजनीति को प्रभावित किया है? तो इसके बाद दो बिंदु दिए गए हैं, देख लीजिए। राजनैतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनना, सरकार में विभिन्न जातियों के लोगों को प्रतिनिधित्व देना। तो ये प्रभाव डालता है कि जब विभिन्न प्रकार के जाति गणित राजनीति में चलाई जाती है तो जातिगत उम्मीदवार भी खड़े किए जाते हैं और उनको मंत्रिमंडल वगैरह दे करके जातिगत प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। भारत में चुनाव में जाति के अतिरिक्त अन्य कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। कोई दो कारक बताइए। तो देखिए, मतदाता जातियों से कहीं अधिक राजनीतिक दलों से अधिक जुड़ाव रखते हैं। जो मतदाता होते हैं जातियों से तो जुड़े होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी दल में उनकी आस्था और जुड़ाव रहता है, जो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक ही जाति के अमीर और गरीब लोग प्रायः अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। बिल्कुल सही बात है। पेशागत स्थानापन्न किसे कहते हैं? पेशागत यानी व्यवसाय से संबंधित। जब एक व्यक्ति अपने पेशे को बदलता है, अर्थात एक पेशा छोड़कर दूसरे पेशे को अपनाता है, तो ऐसे पेशागत को स्थानापन्न कहते हैं। लैंगिक असमानता से क्या आशय है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में प्रचलित
रूढ़ छवियां तथा तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। उदाहरण के लिए औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना और बच्चों का लालन पालन करना है। यह चीज़ अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन को दर्शाती है। जाति किस प्रकार राजनीतिग्रस्त हो जाती है, स्पष्ट करें। जाति अनेक रूपों से राजनीतिग्रस्त होती है। हर जाति स्वयं को बड़ा बनाना चाहती है। बिल्कुल फैक्ट बात है कि कोई समझौता नहीं करता है। वो हर जाति के लोग अपने को महत्वाकांक्षा पाल करके अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसलिए अब वह अपने समूह की जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरे जाति या समुदाय को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। अगला पॉइंट है, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। इस प्रकार राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं। अब देखिए, क्यों महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य दिखते नहीं अथवा उन्हें पहचान प्राप्त नहीं होती है। महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं जिनके एवज में उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है, जबकि पुरुष बाहर जाकर के उन्हीं कार्यों को करके पैसा कमा कर लाता है। पैसा कमाने से पुरुष को पहचान प्राप्त होती है और महिलाओं को घरेलू कार्य के कोई पैसा न मिलने के कारण उन्हें पहचान प्राप्त नहीं होती है, जो कि बहुत खराब बात है। कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीति रूप देने की क्या ज़रूरत है। कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे वंचित समूहों को लाभ मिलता है, उन्हें बराबरी का दर्जा मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मुद्दा राजनीतिक तौर पर न उठता तो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी नहीं मिल पाती। नारीवादी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो जब महिलाओं के राजनीति और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उसके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आंदोलन किए तथा व्यक्तिगत और पारिवारिक में भी औरतों के लिए बराबरी की मांग उठाई, तो इस आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा गया। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ है कि राजनीति में धर्म का इस तरह प्रयोग कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। इसके अनेक रूप हैं, यथा जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। तीसरा, जब राज्य अपनी सत्ता का प्रयोग किसी धर्म के पक्ष में करने लगता है तो वहाँ सांप्रदायिक राजनीति होने लगती है, जो आजकल देखने को मिल जाएगी। स्पष्ट कीजिए कि आज भी जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जाति आर्थिक हैसियत के निर्धारण में आज भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यथा औसत आर्थिक हैसियत अभी भी जाति व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था के साथ गहरा संबंध दर्शाती है, क्योंकि ऊंची जाति के लोग की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, दलित और आदिवासी की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, जबकि पिछड़े जातियां बीच की स्थिति में हैं। नंबर 2, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों में ज़्यादा बड़ी संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जाति के गरीबों का प्रतिशत सबसे कम है तथा पिछड़ी जातियों की स्थिति बीच की है। आज सभी जातियों के अमीर लोग हैं, आज सभी जातियों में अमीर लोग हैं,
लेकिन यहाँ भी ऊंची जाति वालों का अनुपात ज़्यादा है और निचली जाति का अनुपात कम है। जातिगत असमानताओं के स्पष्ट रूप को मतलब जातिगत असमानताओं के जो स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो कैसे स्पष्ट करेंगे? जातिगत असमानताओं में एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के होते हैं। पेशों के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। दूसरे जातिगत असमानता में एक जाति समूह को एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में देखा जाता है। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों के साथ विवाह और खान पान के संबंध नहीं होते हैं। ये जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ अन्य जाति के लोगों के बच्चों के शादी विवाह खान पान वो संबंध नहीं होते हैं। वो आज भी मौजूद है, परंतु ये उसकी कठोरता कुछ कम जरूर दिख रही है। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को स्पष्ट कीजिए। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अग्रणी जातियों की संख्या क्रमशः 16.2%, 8.2% और 41% और 34.6% हैं। तो कहने का मतलब कि अनुसूचित जातियों की संख्या जो हो ये 16.2% हो जाएगी। अनुसूचित जनजातियों का जो परसेंटेज है वो 8.2% हो जाएगा। अन्य पिछड़ी जातियों का जो प्रतिशत है 41% हो जाएगा और जो अग्रणी जातियों का प्रतिशत है 34.6% है। भारत में धार्मिक विविधता। भारत में अनेक धर्म जैसे हिंदू 80.5%, मुसलमान 13.4%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.8%, जैन 0.4% तथा अन्य धर्मावलंबी 0.6% लोग रहते हैं। ये सामाजिक जो भागीदारी का मतलब ये जनसंख्या में भागीदारी का प्रतिरूप है भारत में कि कितने प्रतिशत जनसंख्या किस जाति की है और किस धर्म की जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है, इसका प्रतिरूप यहाँ दिया गया है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्या कदम उठाए गए? भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, विधिक उपाय। विधिक उपाय में क्या किया गया? सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये कानून बनाए गए हैं। कौन कौन कानून? नंबर 1, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक 1929, हिंदू महिलाओं के लिए संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976 और भारतीय तलाक अधिनियम 2001, महिला पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2001, बालिका अनिवार्य शिक्षा एवं कल्याण विधेयक 2001। दूसरा है महिला विकास संबंधी नीतियाँ। ये कानूनी था यानी विधिक प्रयास था। ये देखिए जो दूसरा है नीतियाँ यानी महिला विकास से संबंधित नीतियाँ क्या क्या बनाई गई सरकारों द्वारा, ये देख लीजिए। महिलाओं का विकास तथा सशक्तिकरण के लिए कानूनी संरक्षण के साथ साथ भारत सरकार ने
कई नीतियां क्रियान्वित की है, जिनमें बालिका और महिलाओं को विशेष संरक्षण प्रदान किया जा सके। इनमें प्रमुख हैं स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन, महिला समानता की स्थापना। तीसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा अधिकारों को ठीक ढंग से लागू करता है। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001 में राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति बनाई गई ताकि देश में महिलाओं को उचित साधन देकर उनका विकास किया जा सके। नंबर 5 है महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत महिलाओं में सामाजिक चेतना और जागरूकता लाने के लिए तथा इनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए अनेक विकास एवं कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जैसे डोकारा योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, महिला स्वधारा योजना, महिला उद्यमी हेतु ऋण योजना। बच्चों, ये योजनाएं हैं डोकारा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए था, उनके स्वास्थ्य के लिए सखी योजना, महिला सुधारा योजना, महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना, ये सब स्त्रियों के विकास के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम था। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। वो प्रावधान क्या क्या है? नंबर 1, कोई धर्म राजधर्म नहीं, यानी भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। दूसरा है कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्रता। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। धार्मिक भेदभाव का निषेध। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। धार्मिक मामलों में शासन के हस्तक्षेप की इजाज़त। भारत का संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। इससे स्पष्ट होता है कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की बुनियाद है। सांप्रदायिकता भारत की इस मूल धारणा के लिए एक चुनौती बनी हुई है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो इस पे निम्नलिखित बिंदु को आप शामिल कर सकते हैं। भारत में स्त्रियों के साथ अभी भी निम्नलिखित पहलुओं में भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। नंबर 1, शिक्षा में भेदभाव। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी 54% ही है, जबकि पुरुषों में यह 76% है। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। दूसरा है ऊंचे पदों पर महिलाओं की कम संख्या। अब भी भारत में ऊंचे वेतन और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम होती है। नंबर 3, समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं। काम के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो। सिर्फ लड़के की चाह। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। इसके लिए
देश का लिंगानुपात गिर करके 927 रह गया है। ये 2001 का आंकड़ा है, अब 940 है। भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं, बताइए। भारत में अभी भी अनेक कारक विद्यमान हैं जिनसे जातिगत असमानताओं का पता चलता है, यथा अंतर विवाह। भारत में अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करते हैं। नंबर 2, अस्पृश्यता यानी छुआछूत। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। नंबर 3, चुनाव में लोग अपने जाति के उम्मीदवार को ही वोट देते या डालते हैं तथा अपनी जाति के अन्य लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 4, जाति पंचायत। कुछ जातियां अब भी जाति पंचायत कर अपने विभिन्न निर्णय करती हैं। तो कुछ जातियां हैं जो अपना खुद पंचायत लगाकर अपने समूह के जो भी समस्याएं या परेशानियां होती हैं उसका निपटारा स्वयं कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और लैंगिक असमानता किस प्रकार से है और वह देश के राजनीति के लिए या देश के विकास के लिए या लोकतंत्र के लिए कितना खतरा या बाधक है, इसका अध्ययन आपने इस चैप्टर में किया। अगले चैप्टर में अगले वीडियो में अगला चैप्टर आपके सामने होगा। तब तक इस चैप्टर का अध्ययन भली भांति कर लें।